नमस्कार विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा YouTube पर श्रृंखलाबद्ध जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, श्रृंखला चल रही है, उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक से आप उसको सीख पा रहे हैं। विश्व की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में हम लोग पहुंच चुके हैं स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड की जो संविधान की संरचना है और उसके जो संविधान का प्रमुख हिस्सा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो हम पढ़ चुके हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका, स्विस प्लूरल एग्जीक्यूटिव। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्विस कार्यपालिका। स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका। पूरी दुनिया में अपने आप की ये विशिष्ट कार्यपालिका है जिसको बहुल कार्यपालिका बोला जाता है। पॉलिटिकल साइंस की विशुद्ध परिभाषा के अनुसार दुनिया में एकमात्र यही कार्यपालिका है जिसको हम बहुल कार्यपालिका का दर्जा दे सकते हैं। तो स्विस बहुल कार्यपालिका को हम ठीक से समझें, इससे पहले मैं आपको कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका के सामान्य अर्थ क्या हैं, वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो अर्थ अगर हम जाने कार्यपालिका का अर्थ, तो हम ये पढ़ चुके हैं और ये जानते हैं, सामान्य सी बात है कि सरकार के 3 अंगों में कार्यपालिका वह अंग है जो कानूनों का क्रियान्वयन करता है। यानी सरकार के एक अंग विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन सरकार के जिस दूसरे अंग द्वारा किया जाता है वह कार्यपालिका कहलाता है। तो यह है कार्यपालिका की सामान्य परिभाषा। देखिए, शासन के आरंभ से, जब से पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो शासन जब से आरंभ हुआ है, जब से व्यक्ति ने व्यक्तियों के समूह पर शासन करना प्रारंभ किया है, उस समय से अगर हम आज तक की बात करें तो कार्यपालिका है वो बाद का उपक्रम है। जब व्यक्ति ने शासन करना प्रारंभ करा था उस समय कार्यपालिका नामक संस्था का पूर्णतः अभाव था। वास्तव में जो कार्यपालिका की संरचना है वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बाद में ठीक से उभर के सामने आई, जब कुछ राजनीति विज्ञानों ने ये माना कि शासन के जो अंग हैं वो भिन्न भिन्न होना चाहिए और उनमें जो शक्तियाँ हैं वो बटी हुई होनी चाहिए। तो राजतंत्रात्मक जो शासन था उस दौर से ही ये शुरू हो गया था कि जो राजतंत्र में राजा है या उसका जो दरबार है, इसके जो मंत्री हैं वो केवल कानून निर्माण संबंधी कार्य करेंगे और दूसरे जो मंत्री हैं वो उन कानूनों को लागू करवाएंगे। तो ये है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के फलस्वरूप, उसके परिणाम के रूप में हमारे सामने सरकार का दूसरा अंग जो आता है वो आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का अगर हम सामान्य अर्थ लगाएं, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है उसको थोड़ा सा हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे ताकि चीज़ें हैं वो बिल्कुल आसानी से आपके सामने क्लियर हो जाएं। तो स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि कार्यपालिकाएँ जो होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। अभी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करता है। अब उसमें भी देखो, कार्यपालिका में अगर हम भारत की बात करें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से लेकर जितने भी लोक सेवक हैं, नौकरशाही है, वो सारे के सारे कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। कमोबेश पूरी दुनिया में ये स्थिति रहती है। तो कार्यपालिका जो स्विस कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका, उसको समझने से पहले हम कार्यपालिका के जो विभिन्न प्रकार हैं उन प्रकारों में से ही एक है ये बहुल कार्यपालिका। एक टाइप है कार्यपालिका की, कार्यशैली का एक प्रकार है ये बहुल कार्यपालिका। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रचलित प्रकार हैं, कार्यपालिका के प्रकार, देखिए विभिन्न विधियों से हम कार्यपालिका है उसके प्रकारों को समझ सकते हैं। विभिन्न आधारों पे हम इसका बंटवारा कर सकते हैं, इसके प्रकार जो हैं उनको चिन्हित कर सकते हैं। तो पहला जो प्रकार है जिसके आधार पर हम कार्यपालिकाओं को बांटते हैं, पूरी दुनिया की कार्यपालिकाओं की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड को ही बात नहीं कर रहा हूँ। स्विट्ज़रलैंड को एक बार हम छोड़ दें, पूरी दुनिया की राजनीतिक प्रणालियों में जो कार्यपालिकाएं काम कर रही हैं उन कार्यपालिकाओं को हम कैसे कैसे बांटते हैं।
तो सबसे पहला जो हमारा बांटने का आधार हो सकता है उसमें से एक आधार है वो है शक्ति धारिता के आधार पर, यानी कार्यपालिका में जो लोग कार्य कर रहे हैं या पालिका नामक जो संस्था है उसमें कार्यरत जो व्यक्ति हैं या जो संस्थाएं हैं वो वास्तव में कितनी शक्तियां धारित करते हैं या कितनी शक्तियां वास्तव में प्रयोग में लाते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हम दो तरह से इन कार्यपालिकाओं को बांट सकते हैं शक्ति धारण करने के आधार पे। देखिए, एक कार्यपालिका को हम बांट सकते हैं वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक, और दूसरा हम बांट सकते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो वास्तविक और नाम मात्र ये दो भेद हैं। ये दोनों भेद किस लिए पैदा हुए हैं? ये दोनों भेद इसलिए पैदा हुए हैं कि शक्तियों का जो प्रयोग है वो वास्तविक रूप से कौन कर रहा है। कार्यपालिका की जो विभिन्न संरचनाएं हैं, उसमें जो व्यक्ति हैं, समूह हैं या उसका आकार है, उस आकार में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से हो रहा है या वो केवल नाममात्र से हो रहा है, ये हमें देखना है। तो देखिए, वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की जो कार्यपालिका का भेद है, ये भेद वास्तव में राजतंत्रात्मक शासन की समाप्ति के पश्चात अस्तित्व में आया है। हम पढ़ चुके हैं पहले कि ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और वहाँ पे क्या हुआ था, राजतंत्रात्मक जो शासन थे, राजशाही के पास जो अधिकार थे, वो वहाँ से निकल कर कहाँ पहुँच गए थे, वहाँ पे ब्रिटिश मंत्रिमंडल में पहुँच गए थे। तो राजशाही के पास प्राचीन काल से अधिकार चलते आ रहे थे, लेकिन लोकतंत्र का उद्भव हुआ और उस राजा या सम्राट या मुकुट या क्राउन जैसी जो संस्था थी, वहाँ से वो शक्तियाँ निकल कर कहाँ चली गई, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, ब्रिटिश संसद में आ गई। तो यहाँ पे ये दो भेद बनते हैं। शक्तियाँ थी वो कुछ हद तक महाराजा या सम्राट, महारानी, क्राउन, राजमुकुट, जो भी आप बोलें, उसके पास भी थी, और वो शक्तियाँ अब वास्तविक रूप से कहाँ चली गई थी, वो वास्तविक रूप से ब्रिटेन की संसद के निर्वाचित जो कैबिनेट है, उसका जो मंत्रिमंडल है, उस और प्रधानमंत्री है, उसमें चली गई थी। तो ये भेद इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि राजतंत्र का प्रारंभ हुआ, लोकतंत्र का उदय हुआ, और शक्तियाँ थी वो एकदम से कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो प्रतीकात्मक रूप से कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने शक्तियाँ थी वो राजमुकुट या सम्राट या महारानी के पास छोड़ दी थी और शेष शक्तियाँ धीरे धीरे यहाँ पे आ गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक जो शक्तियाँ थी उनका प्रयोग अब राजमुकुट नहीं कर रहा था, वो केवल नाम मात्र का बना हुआ था। अब अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल के रूप में, तो हम ये देख सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका, अगर हम भारत की बात कर लें या ब्रिटेन की ही बात कर लें, संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अगर हम ब्रिटेन की बात कर लें तो वास्तविक जो कार्यपालिका है वहाँ पे वो मंत्रिमंडल है, यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन जो हो रहा है वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा हो रहा है। अब वहाँ पे क्या हो गया है, जो राजमुकुट था, सम्राट था, क्राउन या महारानी थी, वो अब नाममात्र की शक्ति धारण करती है, केवल संविधान के अनुसार या नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करती है। वास्तविक रूप से महारानी की शक्तियों का प्रयोग ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं क्राउन, जो क्राउन है या राजमुकुट है, वो अब नाममात्र का हो गया है। जो नाममात्र की कार्यपालिकाएं हैं उनको भी हम और अधिक स्पष्ट समझने के लिए दो जगह बांट सकते हैं। अगर हम बात कर लें ब्रिटेन के हिसाब से ही, तो नाममात्र की जो कार्यपालिका है उसको अगर हम दो जगह बांटें तो पहला जो प्रकार होगा वो होगा, पहला और दूसरा दो प्रकार होंगे। पहला जो होगा वो होगा पैतृक, दूसरा होगा निर्वाचित, इलेक्टेड। संसदीय शासन व्यवस्थाओं में ये भेद सामान्यतः हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लें ब्रिटेन को छोड़कर भारत की, तो भी हम ये पाएंगे कि भारत में क्या है, कार्यपालिका राष्ट्रपति है वो नाममात्र की है। वास्तव में शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, ये कर रहे हैं। तो भारत में जो राष्ट्रपति है उसके नाम से सारे कार्य हो रहे हैं। राष्ट्रपति है वो नाममात्र कार्यपालिका है। अब राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो पैतृक नहीं है। ये जो पद है राष्ट्रपति का, ये वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के परिवार से ही या उसके पुत्र को ही हम अगला राष्ट्रपति चुन लेंगे। यहाँ पे चुनाव हो रहा है। तो हम बात कर लें, भारत में नाममात्र कार्यपालिका है लेकिन वो निर्वाचित है।
ब्रिटेन में भी नाम मात्र की कार्यपालिका है सम्राट के रूप में, लेकिन वो कैसी है? पैतृक है। तो ये दो भेद हम नाम मात्र का और कर सकते हैं, पैतृक और निर्वाचित। इन भेदों के बाद में अगर हम बात करें, दूसरा जो आधार हो सकता है इसको बांटने का, होता है कार्यकाल के आधार पे। कार्यकाल, देखिए अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि कार्यपालिका के जो हिस्से हैं उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल से लेकर भारत में कार्यरत समस्त जो नौकरशाही है या ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, या प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उसको भी हम कार्यपालिका का हिस्सा मानते हैं। तो कार्यकाल के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम दो जगह बांट सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जो कार्यपालिका है वो कितने समय के लिए कार्य कर रही है, क्या एक निश्चित अवधि के लिए कर रही है या आजीवन कार्य कर रही है। तो दो जगह हम बांटेंगे। इसका पहला प्रकार हो सकता है राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा हो सकता है स्थायी कार्यपालिका। जब मैं यहाँ पे स्थायी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये अपने आप में निहित है कि ये दूसरी वाली जो है ये अस्थायी है, ये अस्थायी कार्यपालिका है। अगर हम बात कर लें ब्रिटेन और भारत के परिप्रेक्ष्य में तो हम ये जानेंगे कि राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के वे लोग जो चुनाव जीत कर आते हैं, बहुमत प्राप्त करते हैं और फिर कार्यपालिका शक्तियों को धारित करते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल अगर बात कर लें हम तो वो किस में आएंगे? वो राजनीतिक कार्यपालिका में आएंगे। वो जनता ने जिस समय अवधि के लिए चुना है उनको, उसी अवधि के लिए राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में कार्य करेंगे। अगर भारत की बात कर लें तो भारत में राष्ट्रपति है, वो नाम मात्र कार्यपालिका है लेकिन जनता के द्वारा चुना हुआ है, तो वो भी राजनीतिक है। 5 साल लग सकता है, दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा, हो सकता है जनता फिर से न चुने। तो वो क्या है? अस्थायी प्रकार की कार्यपालिका है। इसकी अवधि है वो एक निश्चित है। अगर हम बात कर लें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की तो वो तो तब तक कार्यपालिका के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि उनको संसद में विश्वास मत प्राप्त है, संसद के निम्न सदन लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त है। तो ये तो हो गई राजनीतिक कार्यपालिका, इसका समय निश्चित होता है। बात कर लें स्थायी कार्यपालिका तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, शासन के जो अधिकारी हैं, सरल भाषा में बोल सकते हैं सरकारी कर्मचारी हैं, वो एक बार कार्यपालिका संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो फिर वो सेवानिवृत्ति तक, सामान्यतः 60 वर्ष तक हम भारत के हिसाब से देखें तो उस पद पे बने रहते हैं। उनको कार्यपालिका संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बार बार चुनाव में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया इसका दूसरा आधार। तीसरा आधार इसका हम बांट सकते हैं, वो बांट सकते हैं विधायिका से संबंधों के आधार पर। जो कार्यपालिका है उसके विधायिका के साथ संबंध कैसे हैं, इस आधार पर भी हम कार्यपालिका को दो जगह बांट सकते हैं। पहला इसका प्रकार हो सकता है वो है संसदीय, और दूसरा हम बोल सकते हैं इसको अध्यक्षीय। संसदीय कार्यपालिका का मतलब है कि ऐसी कार्यपालिका जो संसद का अभिन्न हिस्सा होती है, वहाँ की विधायिका का अभिन्न हिस्सा होती है। जैसे हम बात कर लें भारत और ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जो मंत्री हैं वो, भारत में जो मंत्री हैं वो, और प्रधानमंत्री हैं वो सब विधायिका के सदस्य होते हैं। जब तक वो कार्यपालिका संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो संसद के किसी सदन के सदस्य बने रहें। अगर वो ऐसे ही कार्यपालिका के रूप में चुन लिए जाएंगे तो फिर उनको एक निश्चित समय अवधि में, भारत के संदर्भ में 6 महीने में, उनको विधायिका की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा वो इस पद पे नहीं रहते हैं। तो विधायिका से संबंध, यानी संसदीय जो कार्यपालिका है उसका संबंध है वो विधायिका के साथ कैसा है? बिल्कुल घनिष्ठ है, बिल्कुल घनिष्ठ है। यानी संसदीय कार्यपालिका का मतलब हो गया कि उसका निर्माण किससे हुआ है? संसद से हुआ है। वो एक तरफ विधायिका का सदस्य भी है और दूसरी तरफ कार्यपालिका का सदस्य भी है। लेकिन अध्यक्षीय कार्यपालिका में ऐसा नहीं होता है। अध्यक्षीय कार्यपालिका की हम बात करें तो इस तरह की जो कार्यपालिका होती है उसका जो संबंध है वो वहाँ की विधायिका से, वहाँ की जो लेजिस्लेचर है उससे उसका संबंध बहुत घनिष्ठ नहीं होता है। सामान्यतया शक्ति पृथक्करण होता है और इसका कार्यक्षेत्र अलग होता है। इसको अपने पद पर बने रहने के लिए आवश्यक नहीं है कि जो विधायिका है उसका समर्थन लगातार मिलता रहे, जैसा यहाँ पे मिल रहा है संसदीय कार्यपालिका में। तो ये अलग हो गई है। इसके जो संबंध है वो घनिष्ठ नहीं है, इसके संबंध घनिष्ठ हैं। ये जो कार्यपालिका है, अध्यक्षीय कार्यपालिका, इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है अमेरिकन राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। वो जो अमेरिकन जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ की जो संसद है, उसका सदस्य नहीं होता है। तो
विधायिका से संबंध के आधार पर हम इसको इस तरह से बांट सकते हैं। एक चौथा प्रकार है, वो है कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग है, वो प्रयोग करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है। तो एक चौथा एग्जाम्पल, शक्ति धारित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, यानी कार्यपालिका शक्ति हैं, उनका वास्तविक रूप से प्रयोग है वो एक समूह के द्वारा हो रहा है या एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। तो इस आधार पे हम कार्यपालिकाओं को दो जगह बांटते हैं। एक का नाम है एकल, यानी अंतोदगतवा कार्यपालिका जो संबंधी शक्तियाँ हैं उन सारी शक्तियों का स्रोत एक ही व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में होगी एकल कार्यपालिका। अमेरिकन राष्ट्रपति है वो एकल कार्यपालिका का उदाहरण ही है। वो अपने मंत्रियों के समकक्ष नहीं है, वो मंत्री जो हैं उसके सहायक नहीं है, उसके अधीनस्थ हैं। वो तब तक पद पर रहते हैं जब तक अमेरिकन राष्ट्रपति चाहे। अमेरिकन राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को चाहे उसको मंत्री बना सकता है। अंतोदगत्वा हम ये मान सकते हैं कि सारी की सारी शक्तियों का केंद्र कौन बना हुआ है, अमेरिकन राष्ट्रपति। तो यह है एकल कार्यपालिका। अब बात करते हैं दूसरी, बहुल कार्यपालिका, जो आज का हमारा चैप्टर भी है, बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका में आप ये तो समझ ही गए हैं कि वहाँ पे जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति हैं उनमें कोई एक व्यक्ति सर्वे सर्वा नहीं है, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति या एक समूह हो सकता है जो समकक्ष है, बराबर है। तो वो होगी बहुल कार्यपालिका। और पूरी दुनिया में सबसे विशिष्ट किस्म का उदाहरण है वो है स्विस संघीय कार्यपालिका। स्विस संघीय कार्यपालिका को हम बहुल कार्यपालिका बोलते हैं। और विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल साइंस की भाषा में अगर हम कहें, पूरी दुनिया में कहीं भी अगर बहुल कार्यपालिका कार्य कर रही है तो वो एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड। अभी वीडियो के अंत में आप ये स्पष्ट हो जाएगा आपके सामने बिल्कुल कि बहुल कार्यपालिका है वो केवल एक है और वो स्विट्जरलैंड में है, बाकी कहीं भी बहुल कार्यपालिका का अस्तित्व नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे, बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका को समझने से पहले हम ठीक से उसको समझ पाएँ, उसकी कार्यविधि को समझ पाएँ, उससे पहले हमें स्विस जो संसद है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो विधायिका है जिसका नाम है संघीय सभा, उसकी संरचना को हल्का सा समझना पड़ेगा। तो स्विस विधायिका को समझते हैं सबसे पहले हम। स्विस विधायिका जो है उसका जो नाम है वो है संघीय सभा। संघीय सभा, स्विस विधायिका संघीय जो सभा है वो द्विसदनात्मक है। इसमें दो सदन बने हुए हैं, द्विसदनात्मक है, सदनों की संख्या है वो दो है, ठीक भारत की तरह ही है। एक का नाम है राष्ट्रीय परिषद और दूसरी का नाम है राज्य परिषद। राज्य परिषद, देखिए स्विस संविधान लागू होने से लेकर 1998 तक, 1998 तक, जब तक कि स्विस संविधान में एक आमूलचूल संशोधन नहीं किया गया था, ये इन्हीं नामों से पुकारी जाती थी। लेकिन 1998 के पश्चात स्विस संविधान में एक संशोधन हुआ और इनके बाद में इन दोनों सदनों के नाम बदल लिए गए हैं और ठीक अमेरिकन तर्ज पे इनके नाम कर दिए गए हैं। जो राष्ट्रीय परिषद है, जो कि लोअर हाउस है, वहाँ का निम्न सदन है, आम जनता के द्वारा चुना जाता है, उसका नाम कर दिया गया है प्रतिनिधि सभा और इसका नाम कर दिया गया है सीनेट। तो ये दो सदन हैं जो स्विट्जरलैंड में वहाँ की विधायिका के हैं जो कार्य कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा में थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना है कि इसमें सदस्य कितने हैं, 200 सदस्य हैं। वो पूरे जो स्विस कैंटन्स हैं, स्विस जो परिसंघ है, उसकी जो इकाइयाँ हैं वहाँ से चुन के आते हैं और उनकी जो चुनाव की विधि है वो सूची प्रणाली है। सूची जो एक सूची है, उस सूची को वो वोट डालते हैं और सूची प्रणाली से ही चुन के आते हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष है। कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष है। बात करें हम राज्य परिषद की, तो ये वहाँ का उच्च सदन है। राज्य परिषद है वो कुल 46 सदस्यों की व्यवस्था करता है।
46 सदस्य इसमें हैं। आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो कैंटनों की संख्या है, यानी प्रांतों की या इकाइयों की, वो संख्या 20 है। 20 तो है पूर्ण कैंटन और 6 हैं अर्ध कैंटन या आधे कैंटन। तो वहाँ पे जो 46 व्यक्ति हैं, 46 सदस्य राज्य परिषद के हैं, वो कैसे आएंगे? 20 कैंटन से तो आएंगे 2-2 व्यक्ति, तो 40 हो गए वो, और 6 वहाँ पे अर्ध कैंटन हैं, तो अर्ध कैंटन को केवल एक व्यक्ति चुनने का अधिकार है। तो कुल संख्या कितनी होगी? 46। इसके अगर कार्यकाल की बात करोगे आप, तो ये जो कार्यकाल हैं, राज्य परिषद के सदस्य हैं यानी सीनेट के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल वहाँ के जो अलग कैंटन हैं उन कैंटन के संविधान के अनुसार होता है। सामान्यतः जो कैंटन है उनमें 3 से लेकर 4 वर्ष तक का कार्यकाल यहाँ पे रखा गया है। तो ये है राज्य परिषद। अब राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, ये वहाँ की विधायिका हो गई द्विसदनात्मक। इतना अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा तो जो स्विस संघीय कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका, वो समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब विधायिका अगर आपने समझ लिया है तो अब हम चलते हैं संघीय परिषद का चुनाव। संघीय परिषद, संघीय परिषद, संघीय परिषद यही वो कार्यपालिका है जिसको हम बहुल कार्यपालिका बोलते हैं। संघीय परिषद, संघीय परिषद यानी वहाँ की जो कार्यपालिका है जिसको हम बहुल कार्यपालिका बोल रहे हैं, उसका निर्वाचन कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो बहुल कार्यपालिका है इसमें कुल सदस्यों की संख्या वो 7 है। सदस्य कितने होंगे? 7। फिर देखो कार्यकाल इसका, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इसका होगा 4 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष। एक रोचक इसके साथ जुड़ी हुई बात है, वो ये है कि 1900 और 1948 में 2 बार ऐसा हुआ है वहाँ पे कि वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया था स्विट्जरलैंड में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स के माध्यम से, कि जो वहाँ की जो संघीय परिषद है, वहाँ की कार्यपालिका है, उसका निर्वाचन कौन करे। तो 2 बार जो रेफरेंडम करवाए गए थे 1900 में और 1948 में, वो रेफरेंडम इस बात पर लाए गए थे कि इस संघीय कार्यपालिका, संघीय परिषद का चुनाव जो है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से करे। लेकिन वो रेफरेंडम जो लाए गए थे उसको जनता ने खारिज कर दिया, और इसका जो चुनाव होता है वो संघीय सभा यानी वहाँ की विधायिका, अभी मैंने बताया आपको, संघीय सभा के संयुक्त अधिवेशन में, संयुक्त अधिवेशन में। क्लियर होगी यहाँ तक बात? यानी संघीय जो परिषद है वहाँ की बहुल कार्यपालिका, उसका निर्वाचन वहाँ की विधायिका के द्वारा होता है, और वहाँ की जो विधायिका के सदस्य हैं 246 सदस्य, वो एक जॉइंट सेशन बुलाते हैं 4 साल बाद में। सामान्यतः ये सेशन जो वहाँ की प्रतिनिधि सभा है, जो लोअर हाउस है वहाँ का, उसके चुनाव के ठीक बाद में बुलाया जाता है। तो इस अधिवेशन में संघीय सभा के कितने सदस्य चुने जाएंगे? 7। कितने समय के लिए? 4 साल के लिए। कुछ इसमें परंपराएं भी हैं। एक कैंटन से एक जो कैंटन है वहाँ की से 2 सदस्य नहीं आ सकते। संघीय परिषद के कुल जो 7 सदस्य हैं वो एक कैंटन से नहीं आएंगे, मतलब एक कैंटन में एक से अधिक नहीं आएगा। आप ये मान सकते हैं कि एक कैंटन से अधिकतम एक ही व्यक्ति आ सकता है, किसी कैंटन से 2 नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी, ये संघीय सभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अर्थात जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो वहाँ की जो विधायिका है उसके सदस्य नहीं होते हैं। ये शर्त है, ये एक परंपरा भी है और संवैधानिक प्रावधान भी है। अर्थात विधायिका के सदस्य हैं वो संघीय परिषद में नहीं चुने जाते हैं। तो ये चुने गए 7 सदस्य। ये 7 सदस्य जो हैं, ये 7 विभाग हैं वहाँ पे, शासन के 7 विभाग, उनके प्रमुख होते हैं। 7 विभागों के प्रमुख होते हैं। और ये 7 सदस्य सामान्यतः वहाँ पे 4 बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 4 बड़े राजनीतिक दल हैं, उन्हीं से आते हैं ये सदस्य। तो ये हो गया संघीय परिषद का चुनाव। अब संघीय परिषद के चुनाव के बाद हम अगला कदम देखते हैं, स्विस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। स्विस राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। वहाँ की संघीय सभा ने, वहाँ की विधायिका ने वहाँ की कार्यपालिका का चुनाव कर दिया है, जिसका नाम, संघीय सभा ने
बहुल कार्यपालिका को चुन दिया है, संघीय परिषद को। अब हम बात करेंगे कि वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कैसे होता है फिर। तो हम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि इनका चुनाव है वो कौन करता है, संघीय सभा चुनती है। यानी राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को कौन चुन रहा है, संघीय सभा। लेकिन संघीय जो सभा यानी वहाँ की जो विधायिका है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुन कहाँ से रही है, उस 7 सदस्य जो बहुल कार्यपालिका बनाई गई थी उन्हीं में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति और दूसरे को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो है कार्यकाल 1 वर्ष। 1 वर्ष। संघीय परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने गए थे, 4 साल के लिए। अब संघीय परिषद के 7 सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को संघीय सभा, वहाँ की विधायिका है, वो राष्ट्रपति के रूप में चुनती है, जॉइंट सेशन में चुनती है, एक संयुक्त अधिवेशन में चुनती है, और उसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष। उन्हीं 7 में से एक व्यक्ति को चुनती है वो उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, वो भी क्या होगा, 1 वर्ष के लिए ही। राष्ट्रपति भी 1 वर्ष के लिए। एक को राष्ट्रपति चुन लिया है, दूसरे को उपराष्ट्रपति। सामान्यतः वहाँ पे यह परंपरा है कि जो उपराष्ट्रपति बनता है वो अगले वर्ष राष्ट्रपति बन जाता है। और एक ये भी एक पॉलिटिकल वहाँ पे कन्वेंशन है, परंपरा है कि जो 7 सदस्य हैं वो बारी बारी से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते रहते हैं। लेकिन 1 वर्ष के लिए जो राष्ट्रपति चुना गया है वो अगले वर्ष पुनः राष्ट्रपति नियुक्त या निर्वाचित नहीं हो सकता है। ये वहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो वहाँ पे बने हुए हैं स्विस संघ के, वो संघीय जो कार्यपालिका है उसी का हिस्सा हैं, संघीय परिषद का ही हिस्सा हैं। अब हम इनकी बात कर लें शक्तियों की, तब हमें क्लियर होगा शक्तियाँ। यानी जो स्विस राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति हैं ना, इनकी शक्तियाँ कौन सी हैं। तो उन शक्तियों अगर हम मेंशन करें तो सबसे पहले है कि स्विस राष्ट्रपति जो बना हुआ है और उपराष्ट्रपति बना हुआ है, हम बात कर लेते हैं केवल राष्ट्रपति की। स्विस जो राष्ट्रपति है वो समकक्षों में एक, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 7 सदस्य चुने गए थे संघीय परिषद में, वहाँ की कार्यपालिका में, उसमें से ही कोई एक है। अर्थात राष्ट्रपति बनते ही उसकी शक्तियों में किसी भी तरह की कोई वृद्धि नहीं होती है। यानी जैसे भारत में क्या होता है, भारत में प्रधानमंत्री है वो समकक्षों में प्रथम, हम बोलते हैं। ब्रिटेन में भी संसदीय परंपरा है समकक्षों में प्रथम, और अमेरिकन राष्ट्रपति है वो तो अपने आप में है ही प्रथम। तो समकक्षों में से एक है ये, यहाँ पे ये संवैधानिक प्रावधान है। क्यों है, देखो, एक अन्य 6 को हटा नहीं सकता। संघीय परिषद के जो अन्य 6 व्यक्ति हैं, यानी एक को राष्ट्रपति जब चुना गया तो 6 व्यक्ति और बचे हुए हैं संघीय परिषद में जो अपने अपने विभागों के चीफ बने हुए हैं। अब राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है कि वो अन्य 6 को हटा दे या उनको विभाग बांट दे या बर्खास्त कर दे, इस तरह की शक्ति नहीं मिली हुई है। खास बात और भी है, संघीय जो परिषद है जो कार्यपालिका संबंधी कार्य करने के लिए जब अपनी मीटिंग का आयोजन करती है तो उसमें जो संघीय राष्ट्रपति बना हुआ है, संघीय परिषद का जो चीफ राष्ट्रपति बना हुआ है, वो राष्ट्रपति केवल निर्णायक मत डाल सकता है और केवल एक विभाग का प्रमुख होता है। 7 को 7 विभाग मिले थे और केवल एक विभाग जो भी उसको अलॉटेड है, केवल एक विभाग का प्रमुख होता है, एक विभाग का प्रमुख। दूसरी, अगर आपातकाल जैसी स्थिति कोई उत्पन्न होती है तो आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए जो वहाँ के जो संघीय परिषद है वहाँ की, वो संघीय परिषद अपने राष्ट्रपति को अधिकृत कर सकती है तमाम शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। लेकिन वो तमाम शक्तियाँ, वो संपूर्ण शक्तियाँ केवल अन्य जो 6 और बचे हुए हैं इनसे समर्थन लेकर या इनके समर्थन पे टिकी होती हैं। जब तक इन लोगों ने सत्ता को सौंपा है इनको, तब तक वो काम मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो आपातकाल में भी यही है स्थिति और सामान्य काल में भी यही स्थिति है। केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए वो राष्ट्रपति है, बाकी उसकी स्थिति विशेष नहीं है। इस तरह की जो कार्यपालिका शक्ति धारित हैं, जो अपनी संघीय परिषद है, वो पूरे दुनिया में अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। इसके अलावा इस तरह की कार्यपालिका कहीं नहीं मिलती है। कुछ पॉलिटिकल साइंस की किताबों में ये बातें मेंशन होती हैं कि ब्रिटेन और जो ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था है या भारत की संसदीय व्यवस्था है, उसमें जो कार्यपालिका है वो भी बहुल है, लेकिन वास्तव में वो बहुल नहीं है। अगर हम वास्तविक मायनों में देखें तो अगर हम बात कर दें भारतीय प्रधानमंत्री की, तो देखिए आप ब्रिटिश प्रधानमंत्री या भारतीय प्रधानमंत्री को देखें आप,
लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। उसके पश्चात प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। जब प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, यानी अन्य जो मंत्री कार्य कर रहे हैं वो किसकी मर्जी से कार्य कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की सहमति से और उसकी मर्जी से। जबकि वहाँ पर देखें हम, अन्य 6 हैं, उनको नहीं हटा सकता ये, जबकि यहाँ पे हटा सकता है। ये समकक्षों में से एक है, 7 में से कोई एक है वहाँ का राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे समकक्षों में प्रथम है प्रधानमंत्री। कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करता है और उसका एजेंडा भी वही प्रधानमंत्री तय करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, केवल निर्णायक मत देता है। तो स्विस कार्यपालिका है वो एकमात्र, विश्व की एकमात्र बहुल कार्यपालिका है। कुछ 1-2 बार कुछ सवालों में से कंट्रोडिक्शन पैदा हुए थे कि सवाल पूछा गया कि बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, उसमें स्विट्जरलैंड नहीं था, ब्रिटेन। अगर हम बात कर लें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, तो हम ये पाएंगे कि अगर बहुल कार्यपालिका का कोई सवाल बन रहा हो कि उदाहरण है, सिंपल और एक ही उदाहरण है स्विट्जरलैंड, लेकिन स्विट्जरलैंड जब ऑप्शन में नहीं हो तो हम ये देखते हैं कि जो संसदीय कार्यपालिकाएं हैं ब्रिटेन और भारत की, वो थोड़ी सी बहुल कार्यपालिका के नज़दीक हैं, बहुल कार्यपालिकाएं नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उत्तर ये बता सकते हैं कि भाई भारत या ब्रिटेन जो भी, लेकिन बहुल कार्यपालिकाओं के उदाहरण नहीं है, केवल स्विट्जरलैंड ही है जो बहुल कार्यपालिका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस पूरे चैप्टर से आप ये समझ पाए होंगे कि बहुल कार्यपालिका है वो कैसे चुनी जाती है, कैसे अपना कार्य करती है और किस तरह की विशिष्ट शासन प्रणाली है वो स्विट्जरलैंड में अपनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।